जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार मैन एम्पायर में। तो हम कोशिका पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, जो शेल्डन एवं स्वान ने दिया था, तथा जीवित कोशिका के बारे में बताया था, जिसकी खोज 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहुक ने की थी। तो आज इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं कोशिका के प्रकार, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे प्राचीन कोशिका है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका ही बनी थी, इसीलिए इसको आद्य या प्राचीन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। जो विकास ही हुआ है हमारे पृथ्वी पर जीवन का, वो सबसे पहले क्रमिक रूप से हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, जो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका नहीं थी, ये बहुत ही प्राचीन कोशिका है, इसीलिए इसको आद्य कोशिका या प्राचीन कोशिका के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये विकसित कोशिका हुई, तो यूकैरियोटिक कोशिका बनी। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका के नाम से जानी जाती है। ये जो प्रोकैरियोटिक के विकास के बाद यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है आकार में बहुत छोटी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इसका जो केंद्रक होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, सुविकसित नहीं होता है, ऐसा ही केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नीली हरी शैवाल है, ये पृथ्वी पर इसने सबसे पहले ऑक्सीजन बनाई थी। ऑक्सीजन का निर्माण सबसे पहले नीली हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया ने किया था। आर्की जीवाणु अर्थात आर्की बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज्यादातर जिनके पीछे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया लगा होता है, बैक्टीरिया, वो ज्यादातर उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। आप इसे ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि जिनके पीछे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया लगा होता है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये अपेक्षाकृत कुछ बड़ी होती हैं। हालांकि दोनों कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, दोनों केवल माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखाई देती हैं, परंतु ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है प्रोकैरियोटिक की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इसका जो केंद्रक होता है सुविकसित होता है, जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, और तो इसमें झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, केंद्रक की झिल्ली। ये किसमें पाई जाती है? जो सभी पादप होते हैं अर्थात जो प्लांट्स होते हैं, ऑल एनिमल्स, सभी जंतुओं में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोटोजोआ संघ, जो प्रोटोजोआ संघ होता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अमीबा है, ये एक कोशिकी है, परंतु कैसा है? यूकैरियोटिक कोशिका है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा, इनमें से ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा एक कोशिकी यूकैरियोटिक है, तो इसमें से अमीबा, यूग्लिना या लिख देगा प्रोटोजोआ, क्योंकि जो प्रोटोजोआ संघ है उसमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एक कोशिकी है, परंतु उनकी जो कोशिका है, सिंगल कोशिका भी यूकैरियोटिक अर्थात सुविकसित कोशिका पाई जाती है। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, इनमें एक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या डिफरेंट पाया जाता है। इसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है या केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली भी पाई जाती है केंद्रक के ऊपर। इसमें जब केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। इसमें झिल्ली पाई जाती है, यहाँ तक कि दोहरी झिल्ली भी पाई जाती है केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांग, हमारी जो कोशिका है उसके अंदर कुछ झिल्ली बंद कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ एकल झिल्ली में बंद होते हैं, कुछ दोहरी झिल्ली में बंद होते हैं। जैसे केंद्रक ही मान लीजिए, केंद्रक कैसा है? झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, अर्थात झिल्ली में बंद अंग है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें एक भी झिल्लीबंद अंग नहीं पाया जाता है, कोशिकांग भी नहीं पाया जाता। इनमें झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं, यहाँ तक कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में।
जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। इसका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को, उसको न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है। इसके डीएनए पर हिस्टोन नामक प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसमें हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होती है वो नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये रेखित डीएनए होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए जो इसका डीएनए है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके ऊपर जो डीएनए है ये कैसा सर्कलाकार है, ये डीएनए ही है। डीएनए इसका एकदम इस तरह से सर्कुलाकार होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका जो डीएनए होता है इस तरह से होता है, बिल्कुल लीनियर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जो डीएनए होता है बिल्कुल लीनियर अर्थात सीधी रेखा में होता है। इसका जो रेखित डीएनए होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जो डीएनए होता है उसकी सुरक्षा के लिए हिस्टोन नामक प्रोटीन भी इन पर उपस्थित होता है। इस तरह से इन पर हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है, परंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इस पर हिस्टोन नामक प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। राइबोसोम, इसमें छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम छोटा राइबोसोम होता है। ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S बड़ा वाला राइबोसोम पाया जाता है, जिसे 80S राइबोसोम कहते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें सीलिया और फ्लैजिला भी पाया जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके आसपास ऐसे रोएदार होते हैं जिन्हें फ्लैजिला कहा जाता है, फ्लैजिला। और जो ये आप पूंछ की तरह देख रहे हैं ये सीलिया होती है, सीलिया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये इसके मूवमेंट में मदद करते हैं। ये जो सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के मूवमेंट में अर्थात इसके चलने में इसकी मदद करते हैं। परंतु जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं झिल्लीबंद कोशिकांग। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो कोशिका में अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, जैसे राइबोसोम, गोल्जी का है, तो इनमें से कुछ होते हैं जो जिन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है और जबकि कुछ होते हैं जिन पर झिल्ली पाई जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं अल्ट्रा प्रो वीवीआईपी होते हैं जो उन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो देखते हैं किन पर झिल्ली पाई जाती है और किन पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो बिना झिल्ली वाला अंग है राइबोसोम। ये दाने दाने की तरह होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब एकल झिल्ली, जिनके वे अंग जिनके ऊपर केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी ऐसा है जिस पर केवल एक झिल्ली पाई जाती है। अंतः परिद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ER भी कहा जाता है, इसी के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इसके एक हिस्सा होता है जो चिकना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिससे वसा का निर्माण होता है, और एक हिस्सा खुरदरा दिखाई देता है। जब इसे जूम करके देखा जाता है तो एक हिस्सा खुरदरा दिखाई देता है, जिससे राइबोसोम उसके ऊपर पाया जाता है जो खुरदरा होता है, उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अर्थात ER, इस पर भी सिंगल झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम के ऊपर भी सिंगल झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिससे इसे ही लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भरे होते हैं, जिसे जल अपघट्ट एंजाइम भी कहा जाता है। ये जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं, जो अंग खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनको गलाने के लिए होता है। या जब कोशिका पूरी खराब हो जाती है तो कोशिका को खत्म करने के लिए लाइसोसोम होता है, ये फट जाती है और पूरी कोशिका को गला देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये जो सभी कोशिकांग हैं अगले क्लास में हम देखेंगे, इन्हीं कोशिकांगों को देखेंगे और उनको समझेंगे किस अंग का क्या कार्य होता है। तो लाइसोसोम को मैंने बता दिया यहाँ पर कि इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। अब दोहरी झिल्ली, जिनका बहुत ही VIP है, मतलब जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कोशिका के अंदर, उनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन वाले अंग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के ऊपर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। प्लास्टिड, लवक के ऊपर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं।
प्लास्टिड केवल प्लांट में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करते हैं। अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं अंगों को पढ़ेंगे और इनका कार्य इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आपने देखा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है प्लांटों में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो प्लांटों की यूकैरियोटिक कोशिका होती है और जंतुओं अर्थात एनिमल सेल्स की जो कोशिका होती है तो उसमें क्या अंतर होता है। पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल, सबसे पहले तो प्लांट सेल जो होता है उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो पादप कोशिका होती है उस पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो बाहरी परत देख रहे हैं आप, ये मोटी लाइन के इधर वाली इतनी, ये सेल वॉल है। ये जो कोशिका है इसकी रक्षा प्रदान करती है पेड़ पौधों को। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादपों की सेल को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। इसके अंदर ये वाली है कोशिका सेल वॉल भी, जो सेल वॉल है इसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसी वजह से हरित लवक की वजह से ही जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसी से ही वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें रिक्तिका पाई जाती है। ये जो आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्विमिंग पूल की तरह, ये रिक्तिका ही है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग होता है। लगभग ये 90% हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा है। लगभग पादप कोशिका का 90% हिस्सा केवल ये रिक्तिका ही घेर लेती है। ये सबसे बड़ी अंग होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग रिक्तिका ही होती है। ये लोकेटेड इन द सेंट्रल, ये बिल्कुल सेंटर में स्थित होती है। जो रिक्तिका होती है बिल्कुल सेंटर में, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इसके आसपास अन्य अंग पाए जा रहे हैं। तारक काय की अनुपस्थिति, जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें तारक काय यानी सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ये सेंट्रियोल क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय को जब दो कोशिकाओं को अलग करने के लिए तारक जैसे संरचना बनती है। जैसे ये कोशिका है, इसमें जब इसके सभी अंग डबल डबल हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और बीच में तारक काय जैसे ये दोनों कोशिकाओं को अलग करने के काम आता है तारक काय। परंतु जो पादप होते हैं इसमें तारक काय नहीं बनता है। पादप कोशिकाओं में तारक काय अर्थात सेंट्रियोल नहीं बनता है। ये केवल जंतु और जंतु कोशिकाओं में ही बनता है। अब देखते हैं जंतु कोशिकाएं। जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें केवल कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। ये केवल सेल मेम्ब्रेन है। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं आप इनका आकार देख सकते हैं, इनका आकार चौकोर होता है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनका आकार गोल होता है। ये भी एक पॉइंट बनता है कि पादप की जो कोशिका होती है उसका आकार कैसा होता है, तो उनका आकार चौकोर होता है, जबकि जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार गोल होता है। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती है। इसमें केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट अब्सेंस होता है। छोटी रिक्तिकाएं, आपने देखा था कि जो पादप सेल थी, प्लांट सेल थी, उसमें बहुत बड़ी रिक्तिका पाई गई थी। लगभग 90% हिस्सा केवल रिक्तिका का ही था, जबकि जो जंतु कोशिका है एनिमल सेल है, इसमें रिक्तिकाएं, उसमें केवल एक रिक्तिका थी। इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं, ये जो आप देख रहे हैं ये रिक्तिकाएं, बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तारक काय उपस्थित होता है, कोशिका विभाजन में सहायक करता है। मैंने आपको अभी बताया था तारक काय का कार्य क्या होता है। तो जो जंतु कोशिका है उसमें तारक काय बनता है कोशिका विभाजन के दौरान और कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। और जो एनिमल सेल होती है उसमें लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, जबकि लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। ये हमारे लीवर अर्थात यकृत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम है हमारे शरीर के यकृत में सबसे ज्यादा लाइसोसोम पाया जाता है। तो मुख्य अंतर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है
जंतु सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। रिक्तिका इसमें बहुत बड़ी होती है, इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। इसकी रिक्तिका होती है सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। तारक काय बनते हैं, इसमें नहीं बनते हैं। जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें तारक काय बनते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान तारक काय का निर्माण होता है। एक कोश की यूकैरियोटिक, मतलब एक कोश की हैं, कुछ जीव हैं जो एक कोश की हैं परंतु यूकैरियोटिक अर्थात पूर्ण विकसित कोशिका होती है उनकी। प्रोटोजोआ संघ मैंने आपको बताया था, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये जो होते हैं इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु ये सभी कैसे जीव हैं? एक कोश की जीव हैं, फिर भी इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। कभी कभी इनका संघ का नाम ही दे देता है। जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन दिया कि एक कोश की यूकैरियोटिक इनमें से कौन है, उन्हें दे दिया प्लांट, प्रोटोजोआ, तो आप उसमें प्रोटोजोआ ही सही होगा, क्योंकि जो प्रोटोजोआ संघ के अंदर आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इसमें एक कोश की यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। कवक में केवल जो ईस्ट होता है इसमें एक कोशिका पाई जाती है और वो भी प्रो यूकैरियोटिक कोशिका होती है कवक में। जैसे कवक आपने देखे होंगे, जो कवक होते हैं इसमें बहुकोशिकीय होते हैं। आपने जो हमारे यहाँ कवक खाने के लिए आते हैं, जो मशरूम होता है वो भी एक कवक होता है, बटन मशरूम, बहुत से प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं, ये भी एक कवक का ही प्रकार होता है, परंतु उसमें क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। परंतु जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय है, फिर भी यूकैरियोटिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं एग्जामों में। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद आपको मैंने पढ़ाया था, शेल्डन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जो सभी कोशिकाओं पर लागू होता है, परंतु जो सभी सेल्स पर लागू होता है, परंतु जो विषाणु अर्थात वायरस है इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये अपवाद है कि विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पुरानी कोशिका, ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका ये विकसित, इसमें केंद्रक सब पाया जाता है, ये पादप और जंतुओं में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना ही केंद्रक पाया जाता है और ना ही केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं, परंतु इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। डीएनए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है अर्थात सर्पिलाकार, ऐसा इस तरह से डीएनए पाया जाता है, जबकि और इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी उपस्थित नहीं होती है इसके डीएनए पर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये रेखित, यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो रेखित अर्थात लीनियर होता है और इसके ऊपर हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी पूरे शरीर की जानकारी भी केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है उसमें उपस्थित होती है, तो केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस पर भी दोहरी झिल्ली तो पानी है। लवक, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है लवक, इस पर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, ये भी केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। अब जो इसी में से पिछली वर्ष जो हमने पढ़ाया, इसी में से कुछ टॉपिक से पिछली वर्ष प्रश्न बने थे, तो उसमें से एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना और अगले क्लास में हम आपको जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंग हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? आप इसमें बताना। इसका ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और पादप। वैसे कवक को मैंने आपको बताया था ईस्ट, परंतु यहाँ पर लिखा है बहुकोशिकीय अर्थात इसमें ईस्ट को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर सोच समझ कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होती है? अमीबा, विषाणु, जीवाणु, नीली हरी शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके।
आप लोगों का डाउट बना रहता है कि ये क्लास किसके लिए बनाई गई है, तो मैं आपको बता दूं ये रेलवे एग्जाम्स के लिए, विशेष रूप से आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में जो साइंस आती है उसके लिए। अगर आप अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी तैयारी इसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि जो आरआरबी ग्रुप डी है उसमें जो साइंस का लेवल आता है इतना अन्य एग्जामों में नहीं आता है। जो कंपटीशन्स एग्ज़ाम है उनकी भी बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, और आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी भी इसी में हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।